और मेरे शूरवीरों, क्या हाल चाल है? मज़ा आ रहा है? लॉकडाउन में पढ़ाई करने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है, नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा समय है पढ़ाई करने के लिए। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब अपने आप को इस समय पूरी तरह से झोंक सकते हैं पढ़ाई में, और उनके पास कोई और दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि इस समय हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उनको रेफ़र कर सकते हैं अपने जो एजुकेशनल बेस है, जो हमारा नॉलेज बेस है, उसको बढ़ाने के लिए। जहाँ पर आज हम जो बात करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी हिस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम आज बात करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री स्पेशली, क्योंकि हिस्ट्री जो है, अब हम जनरली क्या करते हैं कि जब हम पढ़ाई करनी शुरू करते हैं या फिर हम लोग मन में ठानते हैं कि हमें तैयारी करनी कंपटीशन की, तो हम देखते हैं सिलेबस उठाते हैं। सिलेबस में देखते हैं, अरे वाह, इसमें तो ये अरे यार, ये तो हिस्ट्री भी है इसमें। हिस्ट्री के नाम से ही हम लोग इतना घबराते हैं कि हमें लगता है यार कि तो ये फालतू का सब्जेक्ट है ना, कि हिस्ट्री पढ़ा रहे, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को, ऐसा हम लोग सोचते हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। भाई, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री की सही में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। जब आप कोई भी किसी भी कंपटीशन में जब आप देखते हैं कि पूरा पूरा एक सिलेबस है हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट तो है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, और हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में भी कि क्या है क्या नहीं है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री। और हमें अपने एक्चुअली ट्रेस करते हैं हम अपने ओरिजिन से, कि हम हमारे जो एंशिएंट जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो किस तरह से उन लोगों ने अपना योगदान दिया पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, किस तरह से उन लोगों ने अपने आप को कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है। तो यही है, हम लोग जो रेफ़र कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो सिलेबस है, मैं स्पेशली मैं पुरानी जो है ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स हैं उनकी बात मैं करता हूँ, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटीज़ जो हैं वो जो नई वाले जो टेक्स्ट एनसीईआरटी के, उनसे मुझे थोड़े से बेटर इसलिए लगते हैं क्योंकि पुराने वाले जो एनसीईआरटी थे उसमें टेक्स्ट ज़्यादा था और पिक्चर्स कम थी। जो अभी नए वाले जो हैं उन्होंने पिक्टोरियल जो नॉलेज है वो ज़्यादा दी है कंपैरेटिवली ओल्डर वन। अच्छी दोनों ही हैं, कोई भी आप पढ़ सकते हैं, बट अगर पुराने वाली कोई बुक मिल जाए एनसीईआरटी की तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग से ही मतलब नॉलेज बेस बनेगा, जो कि इसमें आपको टेक्स्ट होगा तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको पता लगी किस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं, और हमें पता लगेगा कितना वेल बैलेंस्ड हमको कंटेंट होना चाहिए हमारा, हम बायसिंग नहीं लगनी चाहिए। स्पेशली जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में क्या है ना, हिस्ट्री को हम जब भी पढ़ें तो हमें क्या मतलब क्या किस तरह से पढ़ना चाहिए उसको। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम हिस्ट्री को, क्योंकि ज़्यादातर जो ना हमारा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री में जो जो किंग होता था, किंग को बेसिकली एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी भी स्टोरी में नॉर्मल जो स्टोरी टेलिंग होती है उसमें क्या होता है, एक हीरो होता है। तो हमें यहाँ पे हीरो किसको बनाना है, हम किंग के हिसाब से अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो एकदम डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री मिलेगी। हमें हमें पढ़नी है पब्लिक लाइफ, सोसाइटी के हिसाब से, कि वो उस समय सोसाइटी कैसी थी, पब्लिक कैसी थी। अगर हम किंग को छोड़ दें, क्योंकि वो जो हीरो था, असल में ये हिस्ट्री जो होती है कोई 2-3 घंटे की तो कोई स्टोरी नहीं है, पूरी मूवी तो नहीं है ये, या कोई, ये पूरा का पूरा एक पूरा जीवन एक तरह से चल रहा है, लाइफ लॉन्ग की बात बताई जा रही है, किसी किसी पर्टिकुलर फेजेस की बात बताई जा रही है। तो अगर ऐसे में हम देखेंगे कि राजा जिसको हम हीरो मान के चल रहे हैं वो हार जाता है आने वाले टाइम में किसी दूसरे राजा से, तो वो तो हमारी जो वो थी वो वहीं डिफीट हो जाती है। तो अगर हम उसको हीरो मान के इमोशनल होके उससे उसके साथ जुड़ के उस चीज़ को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा फेथ जो है वो हिस्ट्री से, या हमारे जो 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 हमारी
जो फंडामेंटल्स हैं हमारे, जो 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 बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ हिस्ट्री, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर पोल्यूट होता है। क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरे जो हरा रहा है, जो जीत रहा है, जिसने हमारे राजा को हराया, उसके खिलाफ जाकर हम सोचने लगते हैं। तो वो प्लीज़ ना करें, एक पब्लिक के हिसाब से। और उस समय जो क्या चल रहा था, अचीवमेंट्स क्या थे एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, अचीवमेंट्स क्या थे, ड्रॉबैक भी डेफिनेटली हमें पढ़ने पड़ेंगे, पर उनसे सीखना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो हमें याद रखना है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, उसको कंटेंट को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये चीज़ नेशनल इम्पोर्टेंस में कितनी वो है ना, सिग्निफिकेंट है। अगर वो नेशनल इम्पोर्टेंट की नहीं है तो वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी जब हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए हमें सेलेक्ट करने के लिए कि हमें क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ पढ़नी है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जब हम करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ छोड़नी है। क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट और अदर रिसोर्सेज, पर हम सब चीज़ तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो वी हैव टू बी मास्टर ऑन चूजिंग व्हाट इज़ टू बी लेफ्ट। तो उस चीज़ को हमें एकदम मतलब दिमाग में रखना है कि क्या चीज़ हमें छोड़नी है, उसके बाद पढ़ना है, उस पर मेहनत करनी है एकदम से पक्के से। तो आज हम बात कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। और एनसीईआरटी में, जैसे मैंने कहा, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ है, जैसे ही हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैंने जैसे वही बताया कि स्टार्टिंग हमारी होती है तो हम सोचते हैं यार क्यों पढ़ूँ मैं हिस्ट्री, वाई इट इज़ सो सिग्निफिकेंट टुडे कि हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री आ रही है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। जबकि हमारे किसी भी वर्क प्लेस में हिस्ट्री का तो कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हमारे सिलेबस में और हिस्ट्री को बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है वो, तो उसके पीछे दो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो एक बिलोंगिंगनेस आती है हमारे अंदर। बिलोंगिंगनेस किसके लिए? बिलोंगिंगनेस जो एंशिएंट लोग थे, मतलब हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, उनके साथ, जगहों के साथ, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स जो हुए हैं उनके साथ हमें लगता होगा कि अब जैसे कि हम जाते हैं कहीं पर खड़े हैं, या फिर मान लिया दिल्ली में ही हम कहीं पर हैं, हमने सोचा कि चलो कहाँ चलते हैं, हम चाहते हैं हम दिल्ली की किसी जगह पर खड़े हुए हैं, तो अब हमें एकदम दिमाग में आता है यार ये जो दिल्ली है ये मतलब हमारा हिस्टोरिकल, इसमें अगर हम 1000 साल पुरानी बात करें तो उस समय यहाँ पर इस धरती पे कौन चलता रहा होगा, या फिर इसमें क्या क्या इवेंट हुए हैं, ऐसे क्या क्या चीज़, इसी धरती पे बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। तो हम उस लैंड को शेयर कर रहे हैं जिस पे बहुत बड़े बड़े कारनामे हो चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का महत्व होता है अपना, एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है उस पर्टिकुलर प्लेस से, उस पर्टिकुलर प्लेस की हिस्ट्री से, और उसमें हुए किए गए जो इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनसे। और दूसरी चीज़, जो हमारे इंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे, ठीक है। मतलब हम लोग आज जो इस कंडीशन में हैं कि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बाइक चला रहे हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो क्या हमारे पूर्वज पहले ऐसे ही थे, या किसी दूसरी मतलब सभ्यता के थे, और वो धीरे 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 डेवलप होते हुए सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई है आज इस कंडीशन पे पहुंच गई है, या फिर क्या वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस थे, ये भी तो हो सकता है। और इस चीज़ के बहुत जो रिसर्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को डिबेट करते हैं कि हमारे जो एंशिएंट, जो हमारे इंसेस्टर्स थे, दे वर इवन मोर डेवलप्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर वो थे तो
तो उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो आज हमारे पास नहीं, जो धीरे धीरे लुप्त हो गई, जिसको हम रीगेन कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जो हमें बिलोंगिंगनेस हमारी क्रिएट करती है, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि हम मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके बिना हिस्ट्री के सिग्निफिकेंस को बताना मुमकिन नहीं है। वो क्या है कि हिस्ट्री की जो स्टडी है, जो लर्निंग है, उससे हमें क्या होता है, उससे हमें क्लियरिटी होती है, उससे हमें ये समझ में आता है कि जो करंट के सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, है ना, और सोशो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं, जियो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो सिचुएशंस जो आज क्रिएट हो रही हैं, वो कहीं ना कभी पास्ट में भी हुई होंगी। तो पास्ट में जब हुई थी तो हमारे इंसेस्टर्स ने क्या किया था और क्या नहीं किया था, ये इन सब इवेंट्स का हमारे उनके डिसीजंस का क्या प्रभाव पड़ा, तो उससे क्या रिज़ल्ट निकला, उससे जब हम एक पूरी एनालॉजी बनाते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ करने से फ़ायदा हुआ था, ये चीज़ करने से नुकसान हुआ था, तो उससे हम आज के टाइम पे अपने जो सिचुएशंस हों उनको डील करने में बहुत मदद मिलती है, बहुत हेल्पफुल होता है वो। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री को, इसकी स्टडी करें, हिस्टोरिकल एविडेंसेस की, हिस्टोरिकल इवेंट्स की, ठीक है, उनकी सोसाइटी की, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ उस समय क्या रहे होंगे और आज क्या, उनको कंपेयर करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है उसमें क्या है, उसमें जो टाइम है उसको एक साइक्लिक प्रोसेस माना गया है कि टाइम जो है, समय जो है, वो समय का चक्र जो है वो घूमता रहता है। तो सिचुएशंस जो हैं वो रिपीट होती रहेंगी, आज जो हुई हैं वो कल भी होंगी, और जो कल हुई थी वो फिर आने के आसार हैं, जो आज हो रही हैं वो हो सकता है कल भी हुई हो। तो इसी तरह से हमें जो है उनसे तैयार होने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, एज अ सोसाइटी, एज अ पब्लिक सर्वेंट, हमको ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं कि ये हुआ होगा तो ऐसा करना चाहिए हमको, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए ये दिमाग में मत लाइएगा कि हिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी मैं बताऊं, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो, क्योंकि हम जब तैयारी करने जाते हैं तो हमारे पास एक चैलेंज ये भी होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हम चूज़ करें, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें, ऑप्शनल लें। तो वो ऑप्शनल जो हम ऑप्ट करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास जो सब्जेक्ट जितने जनरली लिस्टेड होते हैं, हमारे पास सिलेबस होता है इनका, उसमें दो चीज़ें, दो फैक्टर होते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। एक होता है डायनामिक फैक्टर, एक होता है स्टैटिक फैक्टर। तो डायनामिक फैक्टर वो होता है जिसमें सिलेबस जो है वो समय समय पर बदलता रहता है। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी के कंसेप्ट ठीक है, मतलब इकोनॉमी में काफ़ी हद तक डायनामिक है, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो है वो बेसिक भी होते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो इसको इसलिए हम डायनामिक, स्टैटिक, टिल्टेड टुवर्ड्स डायनामिक, ये हम बोल सकते हैं इकोनॉमी को। इसी तरह से ज्योग्राफी एक बैलेंस सब्जेक्ट है, उसमें डायनामिक पोर्शन भी है और स्टैटिक पोर्शन भी है, पर वो बहुत लेंथी है, ठीक है। दोनों, मतलब ज्योग्राफी एज अ एंटायर सब्जेक्ट बहुत लेंथी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसी तरह से हम पॉलिटी को बोल सकते हैं, पॉलिटी में भी ये खास बात है कि वो डायनामिक और स्टैटिक दोनों है, क्योंकि आर्टिकल्स अमेंडेड होते रहते हैं, तो अब उसके बेसिस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है उसमें भी, तो इसलिए वो भी डायनामिक है। मतलब हमें करंट में उसको ट्रैक करना पड़ता है कि क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे हमें पढ़ना है, ठीक है।
उसी तरह से जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री इज़ कम्प्लीटली स्टैटिक सब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं बदलता, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा और ऐसे ही पढ़ना है। तो इसलिए ये दिमाग में मत लाइएगा कि हिस्ट्री जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना अगर इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बेहतरीन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने बुक में एक बार देखेंगे तो आपको और ज़्यादा पता लगेगा। मैंने जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड किया है आज के लेक्चर में। तो इन लेक्चर्स को आप पढ़ने के बाद, एक बार सुनने के बाद एक बार बुक भी पढ़ेंगे तो आपको नोट्स बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्यों हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा पहला चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री की, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें सबसे पहले चैप्टर में क्या है कि इम्पोर्टेंस क्या है एंशिएंट हिस्ट्री की, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की। तो इसको क्या है, इसमें हमें मेनली ये क्या बताता है हमें, ये हमें तीन चीज़ें मुख्य तौर पर बताता है, मेनली बताता है। ये बताता है कि हमारे जो एंशिएंट इंडियंस थे, हमारे जो इंसेस्टर्स थे, उन्होंने किस तरह से एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो करनी शुरू की, खेती कृषि प्रारंभ करी। दूसरा, उन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रयोग किस तरह से किया। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे हमारी नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, पत्ते हो गए और दूसरे मिनरल्स हो गए, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते थे, उन्होंने किस तरह से यूज़ करना शुरू किया और क्या करते थे वो, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ पूरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा है वो जो सेटलमेंट्स जो क्रिएट हुई हैं उस समय एंशिएंट टाइम में। जैसे अगर हम क्रोनोलॉजी बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास स्टोन एज आती है, स्टोन एज के बाद में हमारे पास मेटल एज आती है, तो मेटल एज के बाद में हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हम बात करते। तो जो मेटल एज थी, स्टोन एज थी, तो उसमें हमें पता लगता है कि जैसे एग्रीकल्चर करते थे तो वो किस तरह से करनी शुरू हुई एग्रीकल्चर, मतलब सबसे पहले क्या करते थे हम। और दूसरा, उस समय क्या था, क्योंकि जो स्टोन एज थी तो वो पूरी तरह से एक फूड गैदरर थे, जो स्टोन एज के जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो एंशिएंट इंडियंस जो थे। तो स्टोन एज में क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उस समय क्या होता था, उनके पास जो टूल्स थे, जो हथियार थे, जो टूल्स थे, वो सब पत्थर के बने होते थे। शुरुआत में पत्थर बहुत रफ होते थे, बाद में धीरे धीरे वो शार्प होने लगे। उसका जैसे जैसे शार्प होते रहे तो उनका जो यूटिलाइजेशन है वो भी चेंज होता रहा, उनका प्रयोग अलग अलग रूप में होना शुरू हो गया। उसके बाद में जब मेटल एज आई तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी मेटल थी, हमारे पास जब मेटल एज आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमें माइनिंग की, हमको उसका में नॉलेज हो गई थी कि किस तरह से ज़मीन से मिनरल निकालना है, कॉपर निकालना है, तो वो हमको पता लग गया। ठीक है, मेटल निकालना है, कैसे निकालना है, तो उससे तांबा बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मेटलर्जी की भी हमें टेक्निक पता लग गई। तो धीरे धीरे हमने उसके टूल्स बनाने लगे, तो वो टूल्स शार्प होने लगे और ज़्यादा शार्प होने लगे। तो अभी ये एक पॉइंट यहाँ पे इस समय ध्यान रखेंगे हम कि अभी तक हमारे पास जो कॉपर एज थी, मेटल एज में हमारे पास आयरन नहीं थी, हमारे पास कॉपर थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आगे बताएंगे जब हम बात करेंगे कि आयरन कब आई हमारे पास, है ना। आयरन का हमें कब ज्ञान हुआ कि ये लोहा जो है ये एक मेटल होता है और इससे हम हथियार या कोई भी उपकरण बनाएंगे। और नॉर्मली होता यही देखा गया है कि मेटल जो होती हैं, कॉपर, वो उतनी शार्प नहीं होती जितनी आयरन होती है। आयरन जो होती है मजबूत भी होती है, शार्प भी होती है। तो इसका ज्ञान हमें बाद में हुआ, अभी कॉपर एज तक नहीं हुआ, मेटल एज तक। ठीक है, तो ये हमें पता लगा। और उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे पास सेटलमेंट्स कैसे बननी शुरू हुई।
शुरू में जब हम बोलते हैं स्टोन एज में हम फूड गैदरर थे, फूड गैदरर का क्या मतलब हुआ? फूड गैदरर का मतलब हुआ कि हम जो अपना पेट जो भरते थे, जो हमारे इंसेस्टर्स थे, वो पेट किससे भरते थे? वो पेट भरते थे फूड को इकट्ठा करके, गैदरिंग करके उसकी, मतलब पेड़ से फल तोड़ लिए, पत्ते तोड़ लिए, ठीक है, शिकार कर लिया, या कोई एनिमल मर गया उसको उसको पका के खा गए, पका के नहीं सॉरी, उसको खा गए, पकाने का बीच बीच में डेवलपमेंट होता रहा, पर अभी तक ये था कि वो फूड गैदरिंग में आता था, ठीक है। तो ये हम फूड गैदरर थे। जब हम फूड गैदरर थे, शिकारी करते थे, तो क्या था कि जंगल में रहते थे, तो शुरू में इंडिविजुअली करते थे सारा काम, फिर ग्रुप में करने लगे। जब ग्रुप में करने लगे तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे जो कबीले थे वो बनने शुरू हो गए, ठीक है। हम लोग इकट्ठे रहने लगे, इकट्ठे रहने से क्या हुआ, सेटलमेंट्स बनने शुरू हो गई, कबीले बनने शुरू हो गए, छोटी छोटी सेटलमेंट्स अलग अलग बनने लगी। तो ये सेटलमेंट्स कैसे बनी, इसका पूरा हमें ज्ञान जो होता है प्राप्त, वो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने से होता है। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि इसमें एक चीज़ ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री हमें जो बताती है वो ये भी बताती है कि एंशिएंट इंडियंस जो थे उनकी लिपि क्या थी, वो स्क्रिप्ट क्या थी, वो अपनी बात को कम्युनिकेट करते थे तो उनकी स्क्रिप्ट क्या थी। देखिए एक चीज़ मुख्य तौर पर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सीधे सीधे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, कि हिस्टोरिकल एविडेंस जब हम देखते हैं तो उसमें किसी एक सिविलाइजेशन को हम एक सिविलाइजेशन का तमगा तभी देते हैं, उसको तभी एक टैग देते हैं सिविलाइज सोसाइटी का, जब तक कि हमें ये ना पता लग जाए कि उसमें कोई राइटिंग स्क्रिप्ट थी, मतलब वो राइटिंग जानते थे। अगर कोई सिविलाइजेशन राइटिंग जानती है तो वो एक्चुअली में एक सिविलाइज सोसाइटी है, ठीक है। तो अब सिविलाइज सोसाइटी राइटिंग अगर वो जानते हैं तो हमें उनकी स्क्रिप्ट का पता हमें बताती है ये, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या क्योंकि कुछ जो सोसाइटीज़ थी वो जो है सिंबल्स के थ्रू अपनी स्क्रिप्ट उन्होंने डेवलप करी, ठीक है। सिंबल्स उसमें हर स्क्रिप्ट में सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का कुछ ना कुछ मैसेज होता है, तो वो धीरे धीरे जब हम एक साथ लिखते तो वो एक स्क्रिप्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और ये मतलब कंसेप्ट फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक हमारा जो सोसाइटी है, हम हर बार जब भी हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, अनेकता में एकता, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहाँ से ये वर्ड निकाला है, कहाँ से वो बात आई है। बेसिकली जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें हमें ख़ास बात ये पता लगी कि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन लैंड जो है, उसमें विदेशी बहुत आए हैं भारत में। विदेशी जैसे कि प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स, हून्स, टर्क्स और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे विदेशी जो हैं भारत में आए, यहाँ सेटल हुए, उन्होंने इसको अपना देश बनाया, ठीक है। यहाँ पे रहकर वो उन्होंने पूरा का पूरा जो है एक अपनी अपनी सोसाइटी बनाई। अब ये जब सोसाइटी बनी और इनका क्या हुआ, इनके जो कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं वो इतनी ज़्यादा, कल्चरल ट्रेड्स इतने ज़्यादा मिक्स हो गए आपस में इतने ज़्यादा मिक्स हो गए कि ये क्या, इन्होंने क्या किया है कि अलग होने के बाद भी एकता का एहसास समय समय पर पूरी दुनिया को कराया है। तो इसीलिए हमारे जो भारत की जो सभ्यता है इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नाम दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे जो हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री में हमारे पास जो अंग्रेज आए थे तो कॉलोनियल जो व्यूज़ थे और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द इंडियन हिस्ट्री, वो क्या है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। तो
इसमें यही है कि चैप्टर फर्स्ट में तो हमने आपको बता ही दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, पर मुझे जो रिलेवेंट लगी मैंने पॉइंट्स वो निकाल के मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है उन चीज़ों का। बाकी अगर आपको लगेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम अच्छे से उसको और भी डिस्कशन कर सकते हैं। पर वो क्या है कि उससे लेंदी हो जाता सेशन, और वो उतने इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट नहीं लगे, उनको हम वैसे भी डिस्कशन कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब चैप्टर सेकंड की बात हम कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्टोरियंस जो थे हमारे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस बेसिकली हम कहेंगे, उनका क्या योगदान रहा, उनके क्या पॉइंट्स, उनके व्यूज़ क्या रहे। तो अब जब हम इनकी बात करते हैं तो एक थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कौन थे? ये 1746 से 1794 तक इनका एक पीरियड रहा। तो विलियम जोन्स जो थे एक सिविल सर्वेंट थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। इनका जो एम्फेसिस रहा इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, इनका एम्फेसिस एक तो ये रहा कि इन्होंने जो स्टडी करी उसमें इन्होंने ये पाया कि जो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं, वो संस्कृत भाषा जो है भारत की जो एंशिएंट लैंग्वेज है उससे बड़ी सिमिलर है, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती है, मेल खाती है। ठीक है, तो उस पे इन्होंने फिर थोड़ा सा जोर दिया कि इंडियन लैंग्वेजेस को, संस्कृत को खासतौर से समझने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, अदरवाइज़ हम इंडियन को जिनके ऊपर रूल करना चाहते हैं, बेसिकली जो यूरोपियंस थे, जो बेसिकली इंग्लिश थे, उनका मेन मकसद था रूल करना है भारत पे। तो रूल करेंगे ऐसे लोगों पे जिनकी भाषा, जिनकी जो है कल्चर नहीं समझ रहे हैं, जिनका इतिहास वो नहीं समझ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है इस चीज़ में। तो इसीलिए उन्होंने पूरे एक हिस्टोरियंस को बनाया, उनको तैयार किया और उनको लगाया इसी काम पर, सिस्टमेटिक तरीके से आप हिस्ट्री को बनाइए, या उनको उसको मतलब हिस्ट्री की वो करिए आप इनके इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी किताबें जो भारत की थी, भारत की जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ थे, भारत के जो बहुत बड़ी बड़ी जो रिटन वर्क्स थे, उनको पढ़ना शुरू किया। तो इन्होंने संस्कृत को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी संस्कृत में थी, तो इन्होंने संस्कृत को समझने के लिए बहुत सारे सेंटर्स जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाए। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ था, उसमें जो है संस्कृत सेंटर्स इस्टेब्लिश करे गए इंग्लैंड में और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, अच्छा, अब एक थे स्कॉलर, इसी में से एक जर्मन स्कॉलर थे, जर्मन बॉर्न स्कॉलर मैक्स मुलर, 1823 से 1902 तक ये रहे। तो इनका जो सबसे बड़ा, इनका जो ये इम्फेसाइज इन्होंने किया, वो किया कि भाई हम जो इंडियन हिस्ट्री को जो वो करते हैं, तो वो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ पे करा। मतलब जो भारत की जो वर्क्स हैं, इंडियन वर्क्स जो है, उस पे इन्होंने स्टडी को भी बड़ा, मतलब इन्होंने पुश किया, बड़ा फोर्स किया अपने सारे उनको। ठीक है, ये सर विलियम जोन्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक मैक्स मुलर ने जो है एक सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज़ इनके टाइम पे ये पब्लिश हुई थी, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज़। ये जो सेक्रेड बुक जो थी, इसमें मेजर जो पोर्शन था वो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट का था। मतलब एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को इन्होंने पूरा ढूंढा और उस पर रिसर्च किया और उसको जो है इस पर बुक में पब्लिश किया। सबसे ज़्यादा जो था वो प्रीडोमिनेंटली एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट थे इस बुक में, उसके अलावा चाइनीज़ और ईरानियन भी थे। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये मैक्स मुलर और दूसरे जो इंग्लिश या फिर यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जर्नलाइज करना शुरू कर दिया। वो लोग बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए इंडिया को, उन्होंने क्या किया, जनरलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे कि इन लोगों का मानना था, स्पेशली मैक्स मुलर का, कि भारत में हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है लोगों को, हिस्ट्री की समझ नहीं है लोगों को, इतिहास की। दूसरा, वो ऐसा क्यों समझते थे, उनका मानना ये था कि भारत में क्रोनोलॉजी जो है टाइम की, वो नहीं समझते इंडियंस, जबकि ये सरासर गलत था।
भारत में सबसे पहले ही प्राचीन भारत में से ही भारत में ये माना जाता रहा है कि जो टाइम है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, जबकि खुद ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न थिंकर्स हैं उस समय के, इवन मॉडर्न एराज में भी ये लोग ये समझते थे कि टाइम इज़ अ लीनियर फंक्शन। केवल इंडिया में ये माना जाता रहा है पुराणों में भी और पूरे प्राचीन काल से कि भारत ये जो समय जो है ये एक चक्र की तरह चलता है। इट इज़ अ सर्कुलर फंक्शन, नॉट अ लीनियर फंक्शन। तो ये एक इस तरह के जनरलाइजेशन किए जो बाद में गलत साबित हुए। ठीक है। उसके अलावा क्या था कि इसमें से जो जनरलाइजेशन जो करी है लोगों ने, जनरलाइज कमेंट दिए हैं, उनको एक आइडियाज़ दिए हैं भारत के बारे में, उसमें एक आर्थर स्मिथ थे। आर्थर स्मिथ जो थे वो बेसिकली पूरे के पूरे कॉलोनियलिस्ट थे। उनकी जो अप्रोच थी बिल्कुल कॉलोनियल थी, मतलब वो एकदम से, ही वॉज द पर्सन हु एक्चुअली प्रिपेयर्ड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। पहली बार उन्होंने जो है एंशिएंट हिस्ट्री की, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर किया। लेकिन उसको इन्होंने कैसे किया, इसमें देखिए ये पूरी तरह से कॉलोनियलिस्ट थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से कॉलोनियल वे में ही भारत को बांटने की कोशिश करी। ठीक है। इन्होंने जो एंशिएंट हिस्ट्री जो लिखी उसको इन्होंने, जो प्राचीन भारत था उसको इन्होंने हिंदू हिस्ट्री कहा, जो मेडिवल पीरियड था उसको मुस्लिम हिस्ट्री कहा। और देखिए कितने चतुर थे कि जो मॉडर्न इंडिया था उसको इन्होंने ब्रिटिश इंडिया नहीं कहा, उसको उन्होंने मॉडर्न इंडिया ही कहा, मतलब उसको आधुनिकता से जोड़ा। तो आप ये समझिए कितने इम्पोर्टेंट ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डिवीज़न किया जा रहा था भारतीय सोसाइटी का हिंदू और मुसलमान में बांटने की। ठीक है। ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक अप्रोच थी, लेकिन थी प्रो इम्पीरियलिस्ट, प्रो कॉलोनियलिस्ट। ठीक है। इनके जो ये सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया थी जो 1904 में पब्लिश हुई, उसकी खास बात आप समझिए कि 1/3 जो बुक का जो पोर्शन था वो केवल अलेक्जेंडर इन्वेजन पे ही लिया इन्होंने। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ये देखिए कि 1904 की बात ये कर रहे हैं। ठीक है। 1904 में क्या हुआ, 1904 के एक साल बाद क्या हुआ, ये देखिए ये पीरियड पूरा का पूरा भारत में कम्युनल जो डिवीज़न क्रिएट करने का था, ये वो सारे प्रयास चल रहे थे। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सारा पीरियड वही चल रहा है। इन सालों को बड़े, मतलब जो ये जो ईयर जो होते हैं इनको बड़े ध्यान से आप देखा करिए, एनालाइज करिए इसमें कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही थी। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है। तो अब ये इससे एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बनती है हमारी कि यार ये देखो पूरा का पूरा जो कम्युनल जो हमारे बीच में जो डिवाइड बनाया जा रहा था, ये उनकी ब्रिटिश लोगों की शरारत थी। उसमें कर्जन जो थे वो वॉइस रहे थे उस समय 1904-1905 में। तो ये कर्जन की खराब बातें थी पूरी, और वो पूरी की पूरी इसको तैयार कर रहे थे। 1905 के बाद से ये मिंटो वॉइस रहे हो गए। ठीक है। मिंटो जो थे वो बिल्कुल शागिर्द थे कर्जन के, तो उस चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो आप ये चीज़ें मतलब बड़ी ज़रूरी है हमें समझनी कि ये एक्चुअली में कहाँ से कम्युनल हेटर्ड का जो हमारा वो आ रहा था वो कहाँ से आया था। वो एक्चुअली बीज बोया जा रहा था उस समय, जिसकी 1947 में फसल काटी गई बंटवारे के टाइम पे। ठीक है। तो ये उस समय इतिहास लिख रहे थे हमारा, और हम लोगों को पता नहीं था। ये बाद में हम बताएंगे किस तरह से चीज़ें फिर हमें पता लगी। ठीक है। अब इसके बाद में हम जो कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, तो ये तो व्यूज़ थे उनके कि क्या वो समझते थे भारत इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। लेकिन अब कंट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनकी इंटेंशन तो कुछ थी लेकिन फिर भी कुछ देख कर तो गए हैं वो,
ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के बारे में उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे और वो समझना ही पड़ेगा, उसको हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। तो 1765 की जैसे हम बात करते हैं, 1765 में क्या हुआ? 1765 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1776 में, ठीक 1776 में मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो ये कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम की एक बुक बनाई गई, इन्होंने पब्लिश की, मनुस्मृति। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये दिस इज़ द बुक कोड ऑफ जेंटू लॉज 1776 में, ठीक है। उसके बाद में 1784 में 1784 में क्या हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, एक इन्होंने जो है ये स्थापित की, यहाँ पे इस्टेब्लिश की, सेटअप की। उसके बाद में ये देखिए, ये 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी उसके, ये एक जनरल की फ़ोटो है उसकी, ठीक है। उसके बाद में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1785 में क्या हुआ? वाइकिंस ने भगवत गीता की ट्रांसलेशन इंग्लिश में की, ठीक है। अब 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञानम शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये सारा काम इंडियन जो टेक्स्ट थे, इंडियन जो बुक्स थी, इंडियन जो वर्क्स थे, उनको ट्रांसलेशन का काम चला इंग्लिश में, ताकि ये समझ पाएँ इंडियंस के कल्चर को, इंडिया को, इंडियन पीपल को, ठीक है। 1804 बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी सेटअप की गई। 1823 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है लंदन में, जो उसको इन्होंने स्थापित किया, उसको सेटअप किया, ठीक है। तो ये अभी हमने जो चैप्टर सेकंड में जो हमने पढ़ा है, जो कॉलोनियल कंट्रीब्यूशन तक हमने पढ़ लिया है। अभी यहाँ पर मैं आज अभी इसको ख़त्म करता हूँ अपने इस लेक्चर को। अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ है चैप्टर सेकंड। इसके बाद में अभी हमें पता लगेगा कि जो हमारे नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उनका क्या योगदान रहा, उनके व्यूज़ क्या रहे। तो तब हमें पता लगेगा कि बेसिकली जो ब्रिटिश थे उनकी अप्रोच कितनी हमारे लिए गलत जा रही थी। बेसिकली वो कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट के थे, इम्पीरियलिस्ट थे वो, इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को लिखना, उनको बनाना शुरू किया था, जिसको कि हमारे नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने बखूबी अपना योगदान दिया और उसको बिल्कुल जो भारतीय, जो इंडियन फेवर में, इंडियन इंटरेस्ट में, उस चीज़ को आगे लेकर वो गए। तो आज यहीं पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, और जो मैंने पढ़ाया है ये पूरा आज, इसको अपनी बुक में और जितने भी जो भी रिसोर्सेज है उसमें आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं। और कुछ आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो छूट गई हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें, क्योंकि अगर सब चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की हैं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी डिस्कशन कर लूँगा जब भी मौका मिलेगा। अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये काम ज़रूर करें कि इसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली सभी इस तरह की वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक करेंगे तो देखो थोड़ा हौसला बढ़ता है हमारा भी, और हमें लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम आगे भी और इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे और अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कुछ जो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए या हमें एड्रेस करना चाहिए इश्यूज़ को, वो भी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।